हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर को हम रिवीजन नोट्स एंड समरी की हेल्प से डिस्कस करेंगे। सो डाइवर्सिटी के बारे में हम सब क्या जानते हैं? डाइवर्सिटी होती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना, मतलब कि सोसाइटी में अलग अलग लोग अपने अलग अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, अपने अलग अलग धर्म को, अपने तौर तरीक़ों को फॉलो कर रहे हैं और वो एक साथ रह रहे एक जगह पर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। जैसे कि आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत लंबा होता है, कोई हाइट में छोटा होता है। ठीक है, किसी के बाल लंबे होते हैं, किसी के बाल छोटे होते हैं, किसी के कर्ली बाल होते हैं, या कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, लेकिन वो एक ही प्लेस में एक ही क्लास में है। तो ये क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स? हमारी लाइफ में डाइवर्सिटी क्या ऐड करती है, क्या वैल्यू ऐड करती है, मतलब उससे क्या होता है हमारी लाइफ में? यू माइट हैव फ्रेंड्स हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. You have probably eaten different kind of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear, and learned some of their languages as well. Diversity enriches our cultural and social life एंड इंस्पायर अस टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो जैसे कि हमारे दोस्त होते हैं, अलग अलग धर्म या अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हम उनके साथ अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनके अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सो डाइवर्सिटी क्या करती है? हमारे कल्चर को ना एनरिच करती है, मतलब कि हमारा जो कल्चर है उसमें और भी कल्चर्स को ऐड करके एक ब्यूटी देती है सोसाइटी में, उसको एनरिच करती है, नए नए वैल्यूज़ ऐड करती है, नए नए आइडियाज़ ऐड करती है, नए नए फेस्टिवल, ड्रेसेस, फूड, सोचने के तरीके ऐड करती है। ठीक है, तो ये हमारे कल्चर को एनरिच करती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ द कंट्री of many diversities. We speak different languages, have various types of food, celebrate different festivals, practice different religion, but actually if you think about it, we do many things that are similar except दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज। सो इंडिया भी एक कैसी कंट्री है? डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। यहाँ पे आपने देखा होगा सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हमारे 28 राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग तरह का पहनावा पहना जाता है, खाना खाया जाता है, और हम एक ही कंट्री में एक साथ रहते हैं। बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल। सो ये क्या दिखाता है? इंडिया की डाइवर्सिटी को दिखाता है कि कैसे हम अलग अलग सोच, लैंग्वेजेस, कल्चर के साथ एक ही कंट्री में शांति से रहते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वे। लेकिन अगर देखा जाए तो हर कल्चर में जो चीज़ें या कस्टम्स फॉलो होते हैं वो होते तो अलग है, लेकिन उनको करने का जो मतलब होते तो वो सेम है, लेकिन उनको करने के तरीके अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे पंजाब में वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है और साउथ इंडिया में ओनम और पोंगल के त्यौहार मनाए जाते हैं। नाम दोनों का अलग है, लेकिन वो एक ही त्यौहार है, वो दोनों ही क्रॉप फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो लोग होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होते हैं, शिफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, या तो फिर उनको शेल्टर की तलाश होती है, या फिर उनको लैंड चाहिए होती है। और ये प्रोसेस बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है और अभी भी ये ऑन गोइंग है। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उनको वहाँ पे रिसोर्सेज मिल जाते हैं, तो वो उसी जगह पर रहना प्रेफर करते हैं, और इसी एक्सचेंज की वजह से वो अपने साथ अपना नेटिव कल्चर, अपने रीति रिवाज और अपनी लैंग्वेजेस को उस नई जगह पर लेकर जाते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं। That process of immigration and migration adding diversity among countries, in addition that also enriches the native social system and culture. So ये इमिग्रेशन का प्रोसेस, इमिग्रेशन मतलब कि आप जा रहे हैं किसी दूसरी जगह पे, और माइग्रेशन मतलब कि कोई और आ रहा है आपकी जगह पे। तो ये जो आने जाने का लोगों का प्रोसेस होता है, ये आवाजाही जो होती है, इसकी वजह से डाइवर्सिटी पैदा होती है कंट्रीज़ में। और इसका एक बेनिफिट ये है कि ये नेटिव सोशल सिस्टम की, जहाँ पे जो लैंड, जिस पे लोग नए लोग जो आ रहे हैं जिस लैंड पे, जो वहाँ का सोशल सिस्टम और कल्चर है वो एनरिच हो जाता है, उसमें और आइडियाज़ जुड़ जाते हैं, और कल्चर जुड़ जाते हैं, और कस्टम्स जुड़ जाते हैं। डाइवर्सिटी हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर से भी इन्फ्लुएंस होती है। हिस्टोरिकल जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फॉरेन अटैक होते थे, बहुत सारे राजा थे जो बाहर से आए थे, फिर इंडिया में आके वो बस गए थे, तो अपने साथ वो अपने कस्टम, रीति रिवाज,
अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना फूड स्टाइल, अपनी लैंग्वेजेस, ये सब लेकर आए। और अपना सिर्फ यही नहीं, अपना जो भी उनका आर्किटेक्चर या फिर आर्ट फॉर्म होती है वो भी उन्होंने इंट्रोड्यूस की इंडिया में। जो डाइवर्सिटी है वो इन्फ्लुएंस होती है हिस्ट्री से भी और जोग्राफ़ी से भी। जोग्राफिकल फैक्टर कैसे, जैसे कि कोई इंसान है वो पहाड़ों पे रहता है तो उसका खाना पीना जो होगा वो अलग तरीके का होगा, उसका पहनावा अलग तरीके का होगा, उसका जो होम का टाइप है वो अलग तरीके का होगा। और जो प्लेन एरियाज़ में रहते हैं या फिर जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनका अलग होगा। द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स इनकरेजेस डाइवर्सिटी। अब इंटरडिपेंडेंसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डाइवर्सिटी में। कैसे, जैसे कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पे डिपेंड है तो उनके बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के कस्टम को, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी विद द एग्जाम्पल ऑफ लद्दाख एंड केरला। अब लद्दाख एंड केरला के एग्जाम्पल से हम डाइवर्सिटी को समझेंगे। जो लद्दाख है वो कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेन एरिया में, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट में। बहुत ही कम चांसेस हैं यहाँ पे एग्रीकल्चर के। यहाँ पे एग्रीकल्चर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ एरिया में जहाँ पे रेनफॉल थोड़ा बहुत हो जाता है वहाँ पर एग्रीकल्चर हो जाता है। अदरवाइज़ तो यहाँ बिल्कुल एग्रीकल्चर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल इतना नहीं होता। और ज़्यादातर लद्दाख का पार्ट बर्फ़ से ही ढका हुआ है, स्नो से ही वो कवर्ड है पूरा। ड्रिंकिंग वाटर की यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है और जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं किस पे, स्नो पे, कि जब स्नो पिघलेगी तब जाके उन्हें ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा समर के मंथ में। पीपल हेयर कीप शीप एंड गॉड्स। यहाँ के लोगों का जो मेन पेशा है वो ज़्यादातर शेफर्ड्स होते हैं। वो शीप्स एंड गॉड्स को रखते हैं क्योंकि उनसे वो वुल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो ऊन होती है उनको शीप एंड उससे गॉड से मिलती है और उस ऊन से, उस वुल से वो क्या करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं जम्मू कश्मीर के रीजन्स में, मेन रीजन पे जहाँ पे पाशमीना शॉल्स बनाई जाती हैं। तो जो लद्दाख की वो होती हैं शिप्स एंड गॉड्स होती है, उनके वुल से बेसिकली पाशमीना शॉल बनाई जाती है। पाशमीना शॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस शॉल है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और क्योंकि इसको हैंडमेड बनाया जाता है इसलिए हाई क्वालिटी वुल से। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ के लोग मीट खाते हैं और चीज़ एंड बटर उनकी डाइट का पार्ट होते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गॉड्स एंड काउज एंड याक्स। अब यहाँ की ज़्यादातर फैमिलीज़ के पास बकरियाँ, गायें या फिर याक्स, जो आपने देखा होगा बड़े बड़े जिसके बाल होते हैं, थोड़ा ब्लैक कलर का एनिमल होता है, कैटल। ये वो पालते हैं लोग ताकि उनको मिल्क प्रोडक्ट मिल सके, उनको फर मिल सके और इससे वो अपना गुजारा कर सके। ट्रैवल टू व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। दीज कारावान्स कैरी टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। कुछ कारावान्स होते हैं जो तिब्बत तक ट्रैवल करते हैं और अपने साथ ही क्या लेकर जाते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट। जो बुद्धिज़्म था वो लद्दाख में तिब्बत से आया था। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, इसलिए लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। और जो इस्लाम धर्म था यहाँ पे वो 400 साल पहले आया था और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा रहती है और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन भी रहते हैं। दोनों हार्मनी बरकरार रखते हैं, साथ में रहते हैं। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। जो लद्दाख है वहाँ पे सॉन्ग्स एंड पोएम का बड़ा फेमस, बड़ा ट्रेडिशनल एक ट्रेडिशन है उनका कि जो रिसाइट करते हैं पोएम को एंड सॉन्ग को वो लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ का जो लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतियन नेशनल एपिक है, एक तिब्बत का नेशनल एपिक है केसार सागा, यहाँ के लोग उसको गा के परफॉर्म करते हैं और मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट दोनों ही इसको कर सकते हैं, मतलब इसको परफॉर्म करते हैं वो। केरला की डाइवर्सिटी की बात करें तो इस साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है इंडिया के और सराउंडेड है किससे, सी से, वन साइड से, और अदर साइड से ये सराउंडेड है हिल्स से। तो यहाँ जो फेमस है केरला में वो स्पाइसेस फेमस है, जैसे कि पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, ये सब बहुत फेमस है केरला में। एंड इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर। और स्पाइसेस की वजह से ही बहुत सारे ट्रेडर्स केरला की तरफ अट्रैक्ट हुए थे हिस्ट्री में भी, जैसे कि जूइश ट्रेडर, अरब ट्रेडर, ये केरला की तरफ आए थे बिकॉज ऑफ स्पाइसेस, ताकि वो ले जा सके उस स्पाइसेस को और बैक टू देयर कंट्री वो उन्हें बेच सकें।
The Apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly 2000 years ago, brought Christianity to India. तो ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस थे जो 2000 ईयर्स पहले आए थे, जो कि क्रिस्ट जो थे, जीसस क्राइस्ट थे, उन्हीं के ही वो थे डिसाइपल. सो ऐसा माना जाता है कि सेंट थॉमस जब यहाँ पर आए थे तो वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे इंडिया में, और इधर ही आए थे वो केरला में. Ibn Battuta traveled from a little less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he described the lives of Muslims and says that they were a highly respected community. इबन बतूता भी थे जो कि तकरीबन 700 साल पहले, 700 ईयर्स पहले आए थे. उन्होंने अपने ट्रैवल का जो जर्नल होता है जिस पे ट्रैवल के बारे में सब लिखा जाता है, उसमें लिखा था कि जो केरला में मुस्लिम्स की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है. The Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here. तो पोर्टुगीज़ ने भी इंडिया को ढूंढा था जब वास्को डी गामा यूरोप से यहाँ आए थे, लैंड हुए थे इंडिया में. तो जो केरला ही जो प्लेस था उन्हें सबसे पहले वही दिखा था. तो पोर्टुगीज़ ने भी इधर ही इंडिया को ढूंढा था, केरला में, बाय वास्को डी गामा. Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religion. बहुत सारे historical influences रहे हैं अलग अलग communities के, but जो केरला है उसमें ऐसा नहीं कि किसी एक ही धर्म को माना जाता है, उसमें भी अलग अलग religions को फॉलो किया जाता है, जैसे कि जूडिज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज़म एंड बुद्धिज़्म. Fishing net used here look exactly like the Chinese fishing net that are called China wala. Even the utensils used for frying is called the China chatti, and it is believed that the word Chin would have come from China. So यहाँ पे जो फिशिंग नेट है वो भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसे कि चाइना के फिशिंग नेट्स होते हैं. मतलब कि इसमें दिखाया गया है कि कैसे सिमिलैरिटीज़ आई बिकॉज ऑफ ट्रैवलर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, कि अलग अलग वर्ल्ड के ट्रैवलर्स आते हैं केरला में, एंड कैसे केरला में डाइवर्सिटी आ जाती है उसके सामानों से लेके उसके कम्युनिटी तक. द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस. तो यहाँ की जो क्लाइमेट है केरला की वो बहुत सूटेबल है किसके लिए, चावल की खेती के लिए, राइस की फार्मिंग के लिए. और यहाँ का जो मेन खाना है केरला का वो है राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स. While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical feature, the history of both regions have seen similar cultural influence. वैसे तो लद्दाख एंड केरला दोनों ही बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ का जो रीजनल वो है इन्फ्लुएंस है अलग अलग कल्चर का, वो सेम है. जैसे कि केरला में भी अलग अलग धर्मों को, अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट किया जाता है, फॉलो किया जाता है. उसी तरह से लद्दाख में भी बुद्धिज़्म और जो इस्लाम धर्म के लोग हैं और कुछ दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो एक साथ रहते हैं. तो ये दिखाता है कि कैसे दो अलग जोग्राफिकल कंडीशन के लोग के जो स्टेट्स हैं उनमें कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती है. Unity in diversity. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. कि जो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो उसकी ताकत रही है हमेशा. इंडिया में जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, जब ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लोग खड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं था कि वो किसी एक ही कम्युनिटी से खड़े हुए थे. अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के लोग एक साथ खड़े हुए थे ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़. In his book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. तो नेहरू जी की बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया. इन्होंने उसमें कहा था कि इंडिया की डाइवर्सिटी ऐसी नहीं है कि बाहर से आने वाली चीज़ है, ये अंदर से लोगों के अंदर ही मौजूद है कि कैसे एक साथ रहना है, कैसे एक दूसरे के बिलीव एंड कस्टम को रिस्पेक्ट करना है, उनको फुली टॉलरेट करना है, एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज. और हर वेराइटी के इंसान को, हर वेराइटी के कस्टम, उनके आइडियाज़, उनकी वैल्यूज़, बिलीव को रिस्पेक्ट करना है. इट वॉज़ नेहरू हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. नेहरू ने ही ये टर्म दी थी, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने टर्म दी थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था. इंडियाज़ नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज़ अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी. जो हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन,
वो किसने कंपोज़ किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसमें भी अगर आप पूरा जनगण मन देखेंगे तो आपको इंडिया की डाइवर्सिटी नज़र आएगी पूरे सॉन्ग में। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आपके इस चैप्टर के नोट्स फिनिश होते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।